हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट अप्लाइड प्रॉब्लम्स और फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चन। क्या क्वेश्चंस इस पर आ चुके हैं अप्लाइड में, क्या आ सकते हैं, उन पर भी डिस्कशन होगा। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे बोर्ड पर मेंशन किए हैं। बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिन्हें स्क्रीनशॉट की आदत है, तो उनके लिए मैंने स्पेस भी छोड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। सारे फॉर्मूले जो मेन जहाँ से क्वेश्चन आता है वो मैंने सब मेंशन किए हैं यहाँ पे। इसके अंदर जो मैं पहली वीडियो में डिस्कस कर रहा था उसमें डिस्कस कर रहा था कि वेव फंक्शन जो होता है रेडियल पार्ट एच जो थीटा का फंक्शन है, और कैपिटल फाई मीन्स जो ये फंक्शन हमारा स्मॉल फाई का है। तो ये हमारे तीन पार्ट्स थे। अब इन तीन पार्ट्सों के सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन तो मैंने लेक्चर में डिस्कस कर दिया है, इसका डेरिवेशन भी दे दिया था, लेकिन थोड़ा सा इनके डेरिवेशंस थोड़े लेंथी हैं। तो कॉम्पिटिटिव दुनिया में खासतौर से जिन्हें आईएएस मेंस नहीं लिखना है, आईएफएस के एग्जाम नहीं लिख रहे हैं, उन स्टूडेंटों को मेरी सलाह होगी कि वो केवल इन सॉल्यूशनों को याद कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसका भी सॉल्यूशन याद कर लें, इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन दिस वन, और इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन दिस वन। और जिन लोगों को आईएएस मेंस लिखना है वो स्किप ना करें, उन्हें मेरा सजेशन है कि इसका जो नॉर्मलाइज सॉल्यूशंस है कि ये रेडियल फंक्शन नॉर्मलाइज करके ये वैल्यू कैसे हमें ऑब्टेन होती है, ये पूरा का पूरा आपको जो मिल जाएगा वो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स सत्यप्रकाश से वो डेरिवेशन देख सकते हैं इसका। लेकिन कॉम्पिटिटिव दुनिया के जो स्टूडेंट्स हैं, जो गेट नेट बार्क जज के फर के हैं, जेम के हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो स्किप कर सकते हैं। उन्हें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन तक जाएं, लेकिन रिजल्टों पर जरूर फोकस रखें। मैं रिजल्ट भी बोल रहा हूँ और रिजल्टों पर क्वेश्चन बताता हूँ क्या क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो रेडियल पार्ट जो है, एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि जो रेडियल सॉल्यूशन है, रेडियल पार्ट सॉल्यूशन है वेव फंक्शन का, वो कौन कौन से पैरामीटर पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एन और एल। एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल का मतलब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू होती है -2/n/3/2। और यहाँ पे अंडर रूट में आता है फैक्टोरियल n-l-1/2n, और यहाँ पे फैक्टोरियल n+n l, ये एडिशन में है, की पावर क्यूब। इसको सिंपली रिमेंबर ही आपको करना है 2r/n0 की पावर l e की पावर -r/n0 लेगारे पोलोनोमियल n+l 2l+1, और ये लेगारे पोलोनोमियल किसका फंक्शन है, 2r/n0 का। तो ये हमारे पास हमें रेडियल सॉल्यूशन रखना है। मैं बताऊंगा इस पर क्वेश्चन क्या आते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चंस को हमें पता हो क्या आते हैं। इस बार भी क्वेश्चन था गेट में, इसी पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उसे इसलिए कहूंगा कि एक ही ट्रिक मैं इसमें दे रहा हूं जिस ट्रिक पर क्वेश्चन हो जाता है। बेसिकली हमें याद क्या रखना है, याद हमें यह रखना है कि यहाँ पे सॉल्यूशंस के अंदर ये टर्म्स बहुत महत्वपूर्ण होती है, e की पावर -r/n0। देखो, दो क्वेश्चन तो आपके यही हो गए कि रेडियल पार्ट जो सॉल्यूशन है वो फंक्शन किस किस का है। तो वहाँ पे क्वेश्चन में पूछेगा n का, और दूसरे में कहेगा l का, तीसरे में कहेगा n, l और ml का, और चौथे में आंसर में देगा फंक्शन है ये n और l का। पहला तो सबसे सिंपल क्वेश्चन यही हो गया, तो आपको आंसर मार्क करना है इसमें n और l का, रेडियल पार्ट जो मिलकर बना होता है। कई बार n और l नहीं कहेगा, कई बार क्या कह देगा कि जो रेडियल पार्ट है इट्स डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट्स डिपेंड्स अपॉन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इट्स डिपेंड अपॉन बोथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड नन ऑफ अबव। तो आप आंसर मार्क क्या करेंगे, हाँ, बोथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर भी निर्भर कर रहा है और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पर। तो एक क्वेश्चन तो देखो यही सिंपल पूछा जाता है जो इस पर हमें रखना है तैयार। और हमारे लिए मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वन बाय वन, क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसमें। देखो, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, कई बार हमें क्वेश्चन एकदम से सामने आता है और हमें एकदम से आंसर मार्क कर देना चाहिए। क्या कहता है, कहता है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहा था रेडियल पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हर इसके ऊपर मैं क्वेश्चन बना के दूंगा, क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्या क्वेश्चंस इस पर आते हैं, किस तरीका के क्वेश्चंस हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कहता है कि वेव फंक्शन है हमारा, और उसका जो रेडियल पार्ट है, वो रेडियल पार्ट जो फंक्शन है वो e की पावर -r/2a0 इस पर इसके प्रोपोर्शनल है। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन इस बार भी आया और इस पे लगातार आता है। देखो, क्या होता है कि आप अगर रिजल्ट को सीधा भी याद नहीं रखते, लेकिन अगर आपको यह भी पता है कि इस सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूशन में e की पावर -r/na0 होता है, तो आपका क्वेश्चन हो जाता है।
जैसे इस बार क्वेश्चन था, उसके अंदर रेडियल पार्ट का सॉल्यूशन दे रखा था। गेट का क्वेश्चन है, गेट 2021 का, 2021 में अभी जो पेपर हुआ था उसी में क्वेश्चन था। और क्वेश्चन में क्या था कि वेव फंक्शंस के अंदर जो टर्म्स थी रेडियल वाला पोर्शन की, वो e की पावर -r/2a0 थी। ट्रिक क्या लगाना था कि इसकी कंपैरिजन में आपको ये पता चल जाना चाहिए कि n बराबर 2 में है इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ से हम कंपैरिजन करें तो यहाँ से हमें सीधा पता चलेगा कि n बराबर 2 में है। बाकी की चीजें नहीं दे रखी हैं, और बाकी की चीजें दे भी रखी हैं तो इट डज नॉट मैटर। जैसे जब आपको वेव फंक्शन दे रखा होगा तो ये टर्म भी आ रही होगी और कुछ यहाँ से भी कुछ वैल्यू हमें ऑब्टेन हो रही होंगी, इट डज नॉट मैटर। लेकिन हमें एक ट्रिक पकड़ लेना है। क्या पकड़ लेना है? e की पावर -r/na0। a0 है बोर रेडियस है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। तो हमें केवल एक लाइन पकड़ लेनी है कि सॉल्यूशन में e की पावर -r/na0 आता है। हमने जैसे ही कंपेरिजन की तो हमें पता चल गया कि पार्टिकल n बराबर 2 में है। क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में पूछा उसने मोस्ट प्रोबेबल रेडियस बताइए, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स ये भी कहती है कि जो हमारी मोस्ट प्रोबेबल रेडियस होती है वो बोर थ्योरी के हिसाब से होती है। तो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस में बोर रेडियस के लिए हमारा फॉर्मूला था Rn बराबर n² a0/z। और बोर के लिए जो हमारा हाइड्रोजन एटम में, उसके लिए बोर एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा n² a0 में। तो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस की वैल्यू यहां से सीधा 4a0 आ गई। n की वैल्यू 2 रख दो। सो रहे हो या जग रहे हो? जगे रहो। अब एक बच्चा तो कहेगा अरे सर क्वेश्चन ऐसा था, वो तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था उसमें। और एक कहेगा उसमें कुछ करना ही नहीं था, केवल क्या करना था, हमें केवल इससे कंपैरिजन करके हमें आंसर पता चल जाता, केवल और केवल। यहां पे n की वैल्यू 2 हो जाती। अब इस पे क्वेश्चन फर्दर क्या पूछा जा सकता, ये तो आ चुका। हमें 2 कंसेप्ट चाहिए थे यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पेन लगाने की जरूरत ही नहीं थी। एक कंसेप्ट हमें चाहिए था कि हमें सॉल्यूशन में पता हो कि e की पावर -r/na0 आता है। अगर नहीं पता तो नहीं होगा। क्यों? उसके बगैर आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद पता चल गया कि पार्टिकल जो है वो n बराबर 2 में है। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे सर क्वेश्चन क्या आ सकता है। क्वेश्चनों की यहाँ पे भी लाइन है। यहाँ पे आपके आगे e की पावर -r/3a0 रख देगा, e की पावर -r/4a0 रख देगा। पैटर्न तो सेम रहा। आप क्या करोगे? बोर रेडियस से आपको पता चलना चाहिए कि बोर रेडियस जो है वो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस है, मोस्ट प्रोबेबल ऑर्बिट है बोर ऑर्बिट। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा? जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा वो ये होगा कि हम अब इसी क्वेश्चन में सपोज किया, वो उस पर स्कोप क्या है। मैं एक चीज मेरा सदा ही टॉपिक रहता है, फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चंस। फ्यूचर में क्या पूछे, तो देखो एग्जामिनर पे क्या क्या विकल्प हैं, पहले उन पर सोचा जाए कि एग्जामिनर पे विकल्प क्या है। विकल्प ये है कि यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज करें, एक विकल्प। वो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होगा, वो भी ये होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये पूछे, कुछ और भी पूछ सकता है। जैसे क्या कहे, रेडियल पोर्शन इस पोर्शन में दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है, और कहता है आप एनर्जी बताइए, एनर्जी कितनी होगी। आपसे कहता है एल की पॉसिबल वैल्यू बताइए क्या होंगी, कहता है एलजेड की पॉसिबल वैल्यू बताइए क्या होंगी। आप घबरा जाएंगे कि ऐसा तो कुछ कैसे निकाल लेंगे ऐसी चीजें। तो आपको पता चला एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन छिपे होते हैं। तो कैसे हम निकालें? एनर्जी का जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो हमारे यहाँ निकल कर आता है -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू को क्या रख दो, 1। उसके बाद क्या करो कि Z की वैल्यू को n लो, और इलेक्ट्रॉन कहां पे है, n बराबर 2 में है। तो E2 हमें निकालना है, कितनी वैल्यू हो गई, हाँ जी क्या आ गया आंसर, माइनस ये आ गया। इसी क्वेश्चन में दूसरी चीज जो हमें निकालनी थी, एनर्जी हमारी कैलकुलेट हो गई। देखो आप क्या किया करो,
इतने लॉन्ग एक्सपीरियंस के बाद मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि आप क्वेश्चन को सामने रखो और जो भी आपका वेव फंक्शन है उसमें ये देख लो एक क्वेश्चन को पकड़ के कि आप कितनी सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो इससे। तो पता चला क्वेश्चन तो एक है लेकिन आपने 10 चीजें अप्लाई करके सीख ली उस पर। ये आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है। और ये इसके लिए तैयार रहो कि यहाँ पे अगर वैल्यू को चेंज करता है -r/3a0 करता है तो n की वैल्यू को 3 ले लेंगे, e की पावर -4r/4a0 रहता तो n को 4 ले लेंगे। ये चीज क्लियर रखो, एक पैटर्न तो ये हो जाएगा। अब इसमें ये देखो कि कितनी सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता चला कि एक ऐसी स्थिति में आ जाओगे तो तुम पूरे के पूरे कॉन्फ़िगरेशंस को बता पाओगे। देखो जैसे आपने एनर्जी निकाल ली, आपसे कहा इसी में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी जितनी एनर्जी होती है उसकी प्लस हो जाती है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? और पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या करते हैं बच्चों? डबल कर दो, दो चीजें ये निकल गई। अब देख रहे हो एक ही चीज से आपने 3 चीज निकाल ली। तो क्वेश्चन तो एक ही लग रहा था लेकिन हमने क्या किए? मल्टीपल क्वेश्चन बना दिए। एनर्जी पूछता है यहां से ले लो, काइनेटिक एनर्जी का जितनी माइनस में वैल्यू आ रही थी उसका प्लस कर दो, पोटेंशियल एनर्जी में जो एनर्जी है उसका दूना कर दो। अब कहता है वेलोसिटी निकालो, तो आप वेलोसिटी के लिए तैयार रहो। हाइड्रोजन में वेलोसिटी आपको बता दी गई थी c/137 n होती है, तो c बटे ये आंसर हो गया। c की वैल्यू पुट कर देना, कैलकुलेशन अपने आप निकाल देना। अब आपसे कहता है l निकालो, तो आपके पास कंसेप्ट ये है कि n की वैल्यू अगर 2 है तो आपको पता होना चाहिए l की वैल्यू कितनी होगी। हाँ जी बताएं कितनी होंगी? तो n-1 का मतलब कितनी लेंगे? l की वैल्यू उतनी होती है जितना क्वांटम नंबर होता है। l की वैल्यू 2 होंगी, 0 और 1। अगर n 3 है तो l की वैल्यू 0 1 2 होंगी। यहाँ n 2 है तो l की वैल्यू 0 हो गई। तो कैपिटल L की वैल्यू हमें फॉर्मूला पता है। देखो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इसलिए लिख भी दिए थे क्योंकि मैं इनके एप्लीकेशन बढ़ाऊंगा आगे। और मैं किस चीज पे पहुंचा हूं कंक्लूजन्स पे कि एक फॉर्मूले को पकड़ो और कितनी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो सब कवर कर दो। पता चला फिर कहीं दूसरे क्वेश्चन पर जाओ ऐसे ही फिर वहां कवर कर दो। तो आपको पता चला क्वेश्चन आप 2 कर रहे होंगे लेकिन चीजों को अप्लाई करना सीख रहे होंगे 8-8 10-10 चीजें एक ही क्वेश्चन पे। तो आपका अपने आप ही कंसेप्ट ऊपर को उठता जाता है। तो कैपिटल L की वैल्यू आप कैसे रखोगे इसमें? अंडर रूट, और ये मत कहना कि कैपिटल L क्या है और स्मॉल l क्या है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। और यहां वैल्यू कितनी हो गई? एक तो 0 हो गई और एक नहीं हुई क्या? और l बराबर 0 के लिए ml की वैल्यू कितनी? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 0। और l बराबर 1 के लिए ml की वैल्यू कितनी? 1 0 -1। अब LZ का फॉर्मूला आपको पता ही है कितना होता है ml का, तो ये 0 हो गया और यहां h कट 0, ये LZ की वैल्यू हो गई। तो क्वेश्चन तो आपने एक उठाया था और उस पर क्वेश्चन कितने बना डाले? मल्टीपल क्वेश्चन बना दिए, वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, एल कैलकुलेट कर लिया। और अगर कहता है बोर थ्योरी के हिसाब से बोर थ्योरी अप्लाई करो और एल निकालो, तो फिर एल बराबर एन एच कट करना, आंसर लगाना। तो बोर थ्योरी तो कहती है कि एल की वैल्यू 2h कट होगी इस केस में। और क्वांटम मैकेनिक्स, मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स क्या कह रही है? एल की वैल्यू 2 होंगी, 0√2h कट। और सही कौन है? यस, दिस इज एग्जैक्ट रिजल्ट। सीख गए? अब देखो मैं
क्या चीज आपको कहना चाहूंगा उसको सुनो। ये नहीं करना चाहूंगा कि माइनस यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस आर अपॉन 3a नोट कर दिया फिर क्वेश्चन कर दिया सॉल्व। ये आपको तैयार रखना है, एग्जामिनर उल्टा भी चल सकता है। क्या कहता है सॉल्यूशंस में, कहता है कि एनर्जी जो मिलती है इलेक्ट्रॉन की वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। क्या कहता है? कहता है एनर्जी की वैल्यू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आपसे रेडियल पार्ट का सॉल्यूशन पूछ लेगा, किस फॉर्म में होगा। ई की पावर -r/2a नॉट हमें देखना है, वहां ए नॉट है वो रेडियस है, इस फॉर्म में होगा, वही आंसर मार्क कर दें। उल्टा पूछ लिया, फिर कह दिया एनर्जी इतनी है, तो उसके बाद में और बाकी चीजें पूछ ली। क्या पूछ लिया? पूछ लिया एल क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताएं, जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताएं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो क्वेश्चन रिवर्स भी पूछे जाते हैं। मींस पहले तो ये दे रखा था, ये चीजें पूछी थी, अब इनमें से कोई पैरामीटर दे देगा। जैसे क्या कहेगा, आपसे कहा कि देखा जाता है कि एलजेड की वैल्यू 0 आती है और एलजेड की वैल्यू एच कट 0 और -h कट आती है। कहता है आप बताएं कैपिटल एल की वैल्यू क्या पॉसिबल होंगी, पूछता है एनर्जी क्या पॉसिबल होगी, पूछता है वेलोसिटी क्या पॉसिबल होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या पॉसिबल होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या पॉसिबल होगी। क्या करें, कहीं से भी क्वेश्चन को रिवर्स करने का प्रयास करें तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि L बराबर 0 L बराबर 1 स्टेट के करस्पॉन्डिंग होंगे। जब ये हम L की वैल्यू को, स्मॉल l की वैल्यू को 0 ले लेंगे तो ये आएगा, ml की वैल्यू को 0 ले लेंगे तब आएगा, और ये ml बराबर किसके लिए आएगा? 1 0 1 इसके लिए आएगा। तो यहां पे हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ml की वैल्यू 1 0 और -1 कहां होंगी और ml की वैल्यू 0 कहां होगी। तो यहां से कंक्लूजन करते करते पता हम कहां पहुंचेंगे कि अगर हम इन कंडीशनों को ओबे कराना चाहते हैं तो एल की वैल्यू हमारे पास ये विकल्प है हम पे। एल की वैल्यू अगर हमारे पास 0 होगी या 1 होगी तो एल बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग एमएल की वैल्यू 0 हो जाएगी, और एल की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग एमएल की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 1 0 और -1। तो हम यहां पे एल पे पहुंच जाएंगे। एल पे पहुंच के हमें कैपिटल एल पता चल जाएगा, और जब एल की वैल्यू 0 1 होंगी तो एन की वैल्यू अपने आप हमारी 2 हो जाएगी, क्योंकि एल की वैल्यू 0 से शुरू होकर n-1 तक जाती है। तो n-1 लेकर चलोगे तो ये 1 आ जाएगा, और 0 से शुरू करोगे तो ये 0 आ जाएगा। और एक बात याद रखना, जितनी n यहां होता है l की इतने ही वैल्यू आती हैं। जैसे n की वैल्यू 3 है क्वांटम नंबर की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो l की वैल्यू 3 होंगी, 0 1 और 2। तो यहां पर जैसे l की वैल्यू 2 थी तो मैं तुरंत से इस कंक्लूजन पर पहुंच जाऊंगा कि n मेरा 2 है। l की वैल्यू, स्मॉल l की वैल्यू 0 1 2 है, तो मैं स्मॉल n को 3 रख दूंगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। पहुंचे नहीं पहुंचे, मींस कहीं से भी क्वेश्चन को वापस होना पड़े तो हम पहुंच जाएं। फिर जैसे हमें n पता चला तो हम फॉर्मूले पे जाएंगे, एनर्जी हमें पता चल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी, सारा का सारा सिस्टम पता चल जाएगा। सो रहे हो, जग रहे हो? जगे रहना। मीन्स हाउ टू क्रिएट द प्रॉब्लम्स, और ऑल द टाइम आपको सोचते रहना कि एक क्वेश्चन को पकड़ा और उसका पोस्टमार्टम कर दो। पोस्टमार्टम करने का मतलब कहीं से भी क्वेश्चंस को क्रिएट करना हो तो कैसे करें। यहां शुरू कैसे किया, केवल इस कंसेप्ट को यहां से लिया मैंने और यहां से शुरू कर दिया और क्वेश्चन शुरू कर दिए बनाने, बनते चले जाएंगे। इजी क्वेश्चंस भी देखें, टफ भी देखें, और फिर टफेस्ट तक जाएं, 3 पोर्शन में जाएं। क्या इजी आएगा तो क्या आएगा? इजी मैंने सबसे पहले कहा रेडियल पार्ट किस किस पर निर्भर करता है। थोड़ा सा और अंदर घुसेगा, कहेगा जो रेडियल पार्ट है उससे हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं सिस्टम की। पता चला, सब पता चलेगा। कैसे चलेगा? एन पता चल गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उससे एनर्जी पता चल जाएगी। एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएंगी। स्मॉल एल पता चला तो क्या पता चला? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नाप देगा वो। जब एल पता चला तो एमएल पता चल जाएगा, क्योंकि एल के करस्पॉन्डिंग एमएल की वैल्यू हमें पता चल जाती है, तो एलजेड पता चल जाएगा।
तो पता चल रहा है रेडियल पार्ट का सॉल्यूशन पता चलते हैं कितनी चीजें हमारे सामने हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर हमसे कहे कि रेडियल पोर्शन करता डायरेक्टली किन पर निर्भर है, तो आप दो ही आंसर मार्क करेंगे, एक एन और एक एल। इस पे कहेंगे क्यों, यहाँ एन पे कर रहा है या एल पे कर रहा है, इससे अलग बताओ किस पे कर रहा है। कर पाए क्वेश्चन या नहीं कर पा रहे? ये हमारे एक पोर्शन है क्वेश्चनों का। मैं जो पीछे क्वेश्चंस आए हैं उन्हें भी डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है रेडियल लोड, है ना, उस पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मैं बताऊंगा कि जब आप चीज़ों के अंदर डेप्थ में चले जाते हैं ना, तो आपको ये पता चलता है कि एग्जामिनर इससे बाहर उसके पास मौका नहीं था कुछ भी जाने का। जब जैसे मैं सोचवा रहा हूं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आपने एग्जामिनर को पहले ही डिफीट कर रखा है। क्यों? क्योंकि जितने स्कोप उसके पास थे आपने उन स्कोपों पर सोच लिया है पहले ही। वो अलग बात है कि जिस समय पेपर हो रहा होता है उसमें अब से तैयारी में, आज जब तुम लेक्चर सुन रहे हो और जब तक पेपर दोगे उस समय तक क्या याद रहेगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जब पेपर आ रहा होता है तो यहाँ वहाँ पे ये याद नहीं आ रहा होता, सर ने ऐसे ऐसे बता रखा था। अब वहाँ सर बताने के लिए क्या नहीं होंगे, वहीं बताने को तैयार नहीं है कि ऐसे ऐसे बताया था भाई, ये लगा दो कंसेप्ट। जो याद रख लेगा उसका हो जाएगा। इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए सिलेक्शन वे लोग आसानी से ले जाते हैं जो चीज़ों में डेप्थ तक सोचने की सामर्थ्य रखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन इस पर देख रहा हूं मैं जो पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है रेडियल लोड का। क्या होते हैं रेडियल लोड्स और किन चीज़ों पर रेडियल लोड की संख्या निर्भर करती है। ये कहने को तो एक ही कंसेप्ट समझा रहा था, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल कंसेप्ट थे मेरे। एक कंसेप्ट आता हमारा है रेडियल लोड, बड़ा हॉट टॉपिक रहा है। कभी किसी जमाने में इस क्वेश्चन की इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि हर साल ही आ जाता था रेडियल लोड्स। क्या होते हैं रेडियल लोड्स और उन रेडियल लोड्स का सिग्निफिकेंस क्या है, उन पर डिस्कशन दूंगा। रेडियल लोड्स की संख्या होती है n-l-1। समझें कि रेडियल लोड्स का मतलब क्या है, क्या होते हैं रेडियल लोड्स। जब हमारा r बदलता है, मींस इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है, तो कुछ r ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है। उन पॉइंट्सों को हम रेडियल लोड्स कहते हैं। सो गए हो तो फिर से बोलूं कि जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां है कहां नहीं है, तो देखो बोर थ्योरी और मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आप जाएं तो एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही वंडरफुल कंसेप्ट जो मैं यहां बताना चाहूंगा वो ये है कि जो हमारा वेव फंक्शन है वो यहां से हमें पता चल रहा है आर पर निर्भर करता है, कोई डाउट ही नहीं। यहां से हमें पता चल रहा है कि ये एंगल थीटा पर निर्भर करता है। ये हमारा किस पर निर्भर करता है, थीटा पर निर्भर करता है दिस सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन हमारा फाई पर निर्भर करता है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं कहूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे। पहले नेट वेव फंक्शन पता क्या होगा, एक जगह लिखाई तो नहीं है मैंने, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पूरा बोर्ड कवर करता है। तो रेडियल पोर्शन को इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे करोगे, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, दिस वन और दिस वन। अब क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहा हूं उसको सुनो। जो हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो मॉड साई स्क्वायर पर निर्भर करती है। किस पर करती है, मॉड साई स्क्वायर। जब हम मॉड साई स्क्वायर वेव फंक्शन का मॉड स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म डिसअपीयर कर जाएगी। क्यों, एक बार तो ये लोगे और एक बार इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे। यहां थीटा रह जाएगा, क्यों, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो फंक्शन होगी वो दो चीजों पर निर्भर करेगा, आर और थीटा पर। बन गया क्वेश्चन। तो हाइड्रोजन एटम में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किन किन फैक्टरों पर निर्भर करती है, तो वहां पे क्वेश्चन क्या देगा, आर पर, आर और थीटा पर, आर थीटा फाई तीनों पर,
या इनमें से किसी पे भी नहीं। सीखे बात नहीं सीखे, हर जगह सोचते रहो, ये सोचना ही है जो हमें अलग करता है। अब हम जैसे हमने रेडियल नोट्स लिया तो देखो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कई बार तो ये कहता है कि हमें कोई स्टेट दे दी और कहा उस स्टेट का वेव फंक्शन हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि भाई ये सही बना रखा है या गलत बना रखा है। आपको मैं बताऊं, मैं कर्व को देखते तुरंत से इस स्थिति में होऊंगा जब मैं आपको बता दूंगा कि ये सॉल्यूशन सही दे रखा है या गलत दे रखा है। तुम कहोगे सर एकदम इमीडिएट कैसे पता चलेगा? तो एक रेडियल लूप्स ऐसा कंसेप्ट है जिससे हमें फंक्शन का एग्जैक्टली पता चल सकता है। सोल तो नहीं है, लेकिन अमूमन ये कंसेप्ट हमारे बहुत लाभदायक है। जैसे हमसे कहता है कि इलेक्ट्रॉन 1s स्टेट में है, या कहता है इलेक्ट्रॉन 2s 2p स्टेट में है, या कहता है इलेक्ट्रॉन 3s 3p 3 की स्टेट में है, या हमसे कहता है 4s 4p 4d 4f स्टेट में है। आप ऐसा ना सोचे कब आगे की कहानी खत्म हो गई, लेकिन मैं क्या करूंगा, सब पे नहीं दिखाऊंगा, मैं दो चीजें उठाई लेता हूं। जैसे मुझसे पूछा जाए 3p स्टेट, एक मैंने ये चूज कर ली और एक 4f स्टेट चूज कर ली, और मुझे बताना है कि कुल कितने पॉइंट ऐसे होंगे जब इलेक्ट्रॉन 3p स्टेट में होगा जहां पर उसके पाए जाने की प्रायिकता शून्य होगी। क्वेश्चन समझ रहे हैं? मुझे बताना है कि 3p स्टेट है, इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में हो, तो ये किसी में भी सकता है, लेकिन मैंने समझाने के लिए दो चॉइस कर ली, क्योंकि मैं दो पे समझा देता हूं, फिर आप किसी पे भी पूछेगा तो आप निकाल लेना। तो मैंने चूज कर लिया कि मैं दो पे समझाऊंगा, 3p स्टेट पे और 4f पे, और क्या बताऊंगा, वो ये बताऊंगा कि कुल कितने पॉइंट्स ऐसे होंगे जिन पे पार्टिकल कभी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन कभी नहीं पाया जाएगा, कुल कितने पॉइंट्स होंगे। क्यों रेडियल लोब्स को क्या कह रहा हूं? रेडियल लोब्स इज नथिंग रेदर देन, क्या है रेडियल लोब्स? वो पॉइंट्स हैं जिन पे पार्टिकल कभी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा, उनको क्या कहते हैं? रेडियल लोब्स। बच्चों बात आई समझ? तो बढ़ाते हैं इसे। जैसे 3p स्टेट हमने ले ली तो n की वैल्यू 3 हो गई, और देखो ये कभी मत भूलना, कभी ये कहने लगो सर हम ये भी नहीं जानते, sp-df स्टेट के लिए l की वैल्यू हमें सदा याद रखनी है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 0 1 2 3, जी हो तो 4 रख देना। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3, और l 1 हो गया। कोई दिक्कत है? तो रेडियल नोड की संख्या कितनी आ गई? 3 - 1 - 1 इक्वल टू 1। मीन्स एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा। अब आपका आर कर्व है, सपोज किया रेडियल कर्व है, तो अगर रेडियल कर्व, अगर हम आर के और रेडियल कर्व के बीच में कर्व खींच रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जिसपे रेडियल कर्व की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर नहीं हो रही 0, तो फिर ये 3p स्टेट को नोट नहीं कर सकता वो। जैसे क्या हुआ, चार हमें कर्व खींच दिए। अभी मैं थोड़ा सा, अगर तुम परेशान हो रहे हो तो मैं कुछ कर्व खींच के आपको समझा दूंगा अगली वाली वीडियो में, जहां पर हम रेडियल नोड्स की संख्याओं का एप्लीकेशन देख रहे होंगे। लेकिन मैं एक चीज से ही आपको बता दूं कि जैसे हमारे पास में वेव फंक्शन हम प्लॉट करें, तो वेव फंक्शन में अगर वो 3p स्टेट को नोट कर रहा है तो रेडियल कर्व एक पॉइंट के ऊपर सदा 0 होकर आएगा, एक जगह इंटरसेप्ट जरूर करेगा रेडियल कर्व। मैं अभी कुछ कर्व्स जो है, हाँ इस वाली बुक को देखो, ये पेज नंबर 360 पे देखें कर्व, देखो यहाँ पर कर्व खींचे गए हैं, ये जो कर्व हैं ये रेडियल कर्व के ही कर्व हैं ये, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन कर्वों को प्लॉट करा के एक एक क्वेश्चन इस पर समझा दूंगा फिर से। हालांकि ये बहुत मुश्किल नहीं है, इनमें यही कंसेप्ट लगे हुए हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ, तो एक एक क्वेश्चन देख लूंगा मैं, एक दो क्वेश्चन बता दूंगा। तो रेडियल नोड की संख्या, तो कंपटीशंस की दुनिया में क्या आता है, जैसे आपसे पूछेगा 3p स्टेट में रेडियल नोड की संख्या बताइए, 1। अगर वो कहता है 4f में निकालिए, तो n की वैल्यू को तो 4 ले लें, और f के लिए l की वैल्यू कितनी? 3। तो रेडियल नोड की संख्या यहाँ कितनी हो गई? 0।
4 माइनस 3 माइनस 1 इजकल टू 0। मीन्स कोई भी पॉइंट 4f स्केल में ऐसा नहीं होगा, न्यूक्लियस के सेंटर से कोई भी रेडियल डिस्टेंस ऐसी नहीं होगी जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए। बात समझ में आई? नहीं आई? ये रेडियल लोड अगेन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे समझा होगा और अच्छे से समझा होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर इंटरवल पे पूछे ही जाते रहते हैं। तो ये आपका रेडियल लोड का कंसेप्ट हो गया। जनरली कर्व तो नहीं आता, मैं साथ साथ में ये भी बता दूं, कर्व से नहीं क्वेश्चन मैंने देखे हैं। स्केल देता है और उसमें रेडियल लोड की संख्या पूछता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। फॉर्मूला आपको केवल याद रखना है। कॉम्पिटिशन्स में कैसे क्वेश्चंस और आते हैं समझें, कैसे आते हैं क्वेश्चन। और आसान क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चन तब भी करूंगा, आसान भी करूंगा। दो चीजें मैं बता रहा था कि ई की पावर माइनस आर अपॉन एन नोट का एडवांटेज क्या ले सकते हैं, एक एप्लीकेशंस। दूसरा बता रहा था रेडियल नोड की संख्या कैसे निकालते हैं, और साथ साथ बताता था कि रेडियल नोड का सिग्निफिकेंस क्या है। अगले कंसेप्ट में आप क्या समझें कि हमारे पास ये पूछ सकता है कि जो हमारा रेडियल सॉल्यूशन होता है, खासतौर से असिस्टेंट प्रोफेसरों के पेपर में ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पूछता है कि रेडियल सॉल्यूशन है उसमें कौन सा पॉलिनोमियल यूज होता है। तो इसमें केवल आपको लेगारे पॉलिनोमियल आंसर मार्क कर देना है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में देखा है मैंने। देखो, जैसे ही आप इसमें इस चीज को देख रहे हैं, क्या और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उसको सुने। लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। लेगारे पॉलिनोमियल इज यूज्ड इन रेडियल पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिंपल क्वेश्चन लेकिन इफेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा जाता है। पूछता है हर्माइट पॉलिनोमियल कहां पे यूज होता है, तो आंसर लगाओगे हार्मोनिक ऑसिलेटर। और अगर आपसे पूछता है लेगारे पॉलिनोमियल कहां यूज होता है, तो हाइड्रोजन एटम में, और आंसर कहां लगाओगे, रेडियल पार्ट में। और यहां इसके अंदर ये लीजेंडर पॉलिनोमियल है, लीजेंडर। ये तो लेगारे है, ये मैंने नाम लिख दिया है, और ये लीजेंडर पॉलिनोमियल है, दिस वन। देखो बच्चों, फ्यूचर के क्वेश्चंस क्या हैं। फ्यूचर के क्वेश्चंस देखो ऐसे आते हैं आजकल जो पेपर में आते हैं। आपको ये लेगारे पॉलिनोमियल का ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, एल के आर इजकल टू ई की पावर आर डी अपॉन डी आर के, डी के अपॉन डी आर के, आर की पावर के ई की पावर माइनस आर। इस फॉर्मूले को सिंपल याद रख लो, सिंपल याद रखो इस फॉर्मूले को। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या होगा। वो आपसे कहता है कि आप एल नॉट की वैल्यू बताइए। जो हमारा लेगारे पॉलिनोमियल है उसमें एल नॉट की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करोगे, के की वैल्यू इसमें 0 रख दो इस पूरे फॉर्मूले में, एल नॉट यहां 1 आ जाएगा। करके देख लेना क्या आ जाएगा, 1। अब अगर आपको पूछता है L1 की वैल्यू निकालिए, L1 R की वैल्यू, तो यहां पे क्या कर देना, के की वैल्यू को 1 रख देना, के बराबर 1। यहां पे क्या आ जाएगा, ई की पावर आर डी अपॉन डी आर, आर ई की पावर माइनस आर। इसको पूरे को सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा 1 माइनस आर। पता आजकल क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, आपने इस फॉर्मूले को याद किया तो इसके एप्लीकेशंस पोर्शन पर पूछेगा, एल नॉट की वैल्यू क्या होगी, L1 की वैल्यू क्या होगी, L2 की वैल्यू क्या होगी, ऐसा पूछ लेगा। या आपसे कह दिया R बराबर 0.5 के ऊपर L1 की वैल्यू बताइए, तो जब आपको 1 माइनस आर पता होगा कि L1 की वैल्यू 1 माइनस आर होती है, जब भी तो R की वैल्यू को 0.5 रखोगे तभी आंसर आपका 0.5 आएगा। और नहीं पता होगा तो कैसे करोगे। अभी क्वेश्चन इस पर आई नहीं है, लेकिन आएंगे। मैं आगे बता रहा हूं कि इस पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इस बार भी आ सकता है। पेपर पैटर्न में क्या हो रहा है, पेपर पैटर्न में जनरली ये देखा जा रहा है कि जो भी हमारे पास में जो भी पॉलिनोमियल यूज होते हैं, चाहे लेगारे हो चाहे लेजेंडर हो, उनके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। हर्माइट पॉलिनोमियल का एप्लीकेशन पूछा जाता है। जैसे हर्माइट पॉलिनोमियल पूछ लेगा H3 की वैल्यू बताइए, H4 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, n बराबर 3 n बराबर 4 ऑर्डर में। यहाँ पे ऐसे ही पूछ लेगा L1R की वैल्यू क्या होगी, L2R की वैल्यू क्या होगी, L3R की वैल्यू क्या होगी। जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल यहाँ पे k की वैल्यू को अगर 0 रख दोगे ये आ जाएगा, 1 रख दोगे
केवल मैंने 2 ऑर्डर तक लिखी है वैल्यू, लेकिन अगर 3/4 पे भी वैल्यू पूछे तो आप निकाल सकें। अब मैंने 2 तक क्यों लिखी? क्योंकि अभी एग्जामिनर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हुआ नजर नहीं आ रहा। शुरुआत कहां से करेगा? यहां से कर सकता है, यहां से कर सकता है, इसकी एक ऑर्डर आगे तक कर सकता है। शुरुआत क्वेश्चंस में क्या होती है, क्वेश्चन जब शुरुआत में पूछे जाते हैं तो सिंपल आते हैं उन टॉपिकों से, और जब आगे जाएगा, जब एक बार पूछना शुरू कर देगा तो उसी में डीप जाता रहेगा, ये पूछ लेगा। फिर आपसे इस एसोसिएटेड लेगारे पॉलिनोमियल पर पूछेगा, यहां पे एल के तो रहेगा ही, ऑर्डर एन में चलेगा यहां, ये थोड़ा सा और मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। डी की पावर एन अपॉन डी आर की पावर एन एल के आर। तो पहले क्या करोगे, यहां से के की वैल्यू देख के पहले एल के आर निकालोगे और फिर उसका फिर डिफरेंशिएशन करोगे। जैसे उसने देखो क्वेश्चन दे दिया, उसने कहा देखो यहां पे दे भी रखा है L11 इक्वल टू -1। कैसे दिखा रहे हो? L1 की वैल्यू पहले तुमने निकाल ली 1 - r। कहां से निकाली? इसमें पुट करके k की वैल्यू 1। फिर क्या करोगे, यहां पे n की वैल्यू यहां भी 1 कर रहे हो, यहां भी 1 कर रहे हो, तो ये d/dr हो जाएगा किसका? 1 - r का। तो ये अपने आप वैल्यू -1 हो गई। जमाना कैसा है सुने, जमाना ऐसा है, वो कहेगा कि लेगारे पॉलिनोमियल के बारे में इनमें से रॉन्ग छांटिए, क्या है गलत छांटिए। वहां पर दे देगा वैल्यू कि L0 की वैल्यू 1 होती है, L1 की वैल्यू 1 - r होती है, L11 की वैल्यू b1 होती है, L21 की वैल्यू -4 + 2r होती है। अब अगर आपको ये चीजें पता हैं तो आप आंसर फट से बता दोगे क्या आंसर है, और अगर नहीं है तो ये क्वेश्चन गया तुम्हारा। जमाना ऐसा चल रहा है, क्या करता है कि ये फॉर्मूले आपको ये दोनों रिमेंबर होने चाहिए। ये फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चन है, जो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस। जो अभी पहले मैंने बताए थे दोनों टॉपिक, वो ऐसे थे, दोनों पे क्वेश्चन आ चुके। इस बारी गेट में था, और रेडियो नोट तो अगर आप पीछे के पेपर उठाओगे तो पता ना कितनी बार आया। तो दोनों क्वेश्चन वो तो ऐसे जो पूछे जा चुके, अब आएगा कहां उस पर सोचना शुरू किया करो। क्यों? आप डिफीट हो जाओगे कब? जब आप पेपर में आने के बाद सोचोगे। आप जीत जाओगे कब? जब आप पहले सोचोगे। तो पहले सोचो यहां से क्या आ सकता है। ये दोनों फॉर्मूले हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेडियल नोट की संख्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और जब इन दोनों फॉर्मूलों को करो तो मैंने जैसे 2 ऑर्डर तक किया, L0 की वैल्यू 1, L1 की वैल्यू 1 - r, इन पे देखो, और L1 की वैल्यू के साथ साथ L2 L3 तक 2 चीजें और निकाल लो। यहां पे भी L21 L31 L32 इस तरीका से यहां पे भी निकाल लो, जिससे क्या हो आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और जब भी यहां से क्वेश्चन आए निकाल पाओ। जैसे वो क्वेश्चन में दे देगा कि L21 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, कहां? R बराबर हाफ पर। तो आपको इस फॉर्मूले में पहले L21 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। K की वैल्यू इस फॉर्मूले में 2 रखी गई है, N की वैल्यू 1 रखी गई है, पहले L2R इससे निकाला गया है, और फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे एक बार, जो भी यहां से वैल्यू आई है, तब आंसर निकलेगा ये। तो यहां पे जैसे उसने पूछा R बराबर 1 पे निकालो, तो -4 + 2R 2 × हाफ -3 आंसर हो गया। अब जिसको पता है उनके लिए तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं, और जिन्हें नहीं पता होगा वो सोचेंगे भाई ये क्वेश्चन कहां से आ गया। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस साल आ रहा है या अगली साल आ रहा है, लेकिन आगे के 4-6 सालों में क्वेश्चन तुम्हें पेपरों में मिलेगा। किस साल मिल जाएगा ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हमें ये तो पता है कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है क्वेश्चंस की, लेकिन क्या नहीं पता है कि वो कब आने वाला है। तो हो सकता है इस बार ही आ जाए। तो ये फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चन है यहां से, जहां क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं इन दोनों फॉर्मूलों पे बहुत आसान्वित हूं, इन दोनों एक्सप्रेशनों पे। इसे कहते हैं एसोसिएटेड लेगारे पॉलिनोमियल, और ये लेगारे पॉलिनोमियल। सिंपल कंपटीशंस की दुनिया में मैं फिर से तुम्हें बताऊंगा, एक क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, वो क्वेश्चन यही रहता है कि उसके अंदर रेडियल नोट पूछे, उसके अंदर हमें यहाँ पे वेव फंक्शन की फॉर्म दे, रेडियल सॉल्यूशन कंपैरिजन करके n पता चले, उससे वेरियस पैरामीटर पूछे, या कोई पर्टिकुलर पैरामीटर दे दे, उसके करस्पॉन्डिंग और पैरामीटर पूछे। तो ये तो हमारे आते ही रहते हैं क्वेश्चंस, लगातार पूछे जाते हैं। एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैं एक्सप्रेशंस कहूंगा, मैं डेरिवेशन नहीं दिए मैंने इन फॉर्मूले के, और आप लोगों से भी नहीं कहूंगा कि आप इन्हें ड्राइव करें, ना सीखें डेरिवेशन, रिजल्ट याद कर लें। आपसे क्वेश्चन में देता है, जैसे
इसको कंसेप्ट नंबर 4 कर देता हूं। पहला कंसेप्ट तो मैंने देखो इस पे बता रहा था, दूसरे कंसेप्ट में जो मैं क्वेश्चन बता रहा था रेडियल रूट बता रहा था, तीसरे में ये पोलोनोमियल पे क्वेश्चन बता रहा हूं, चौथे में जो डिस्कशन है। और आप ये ना सोचें कि एक ही क्वेश्चन बता रहा हूं, वहां पे मैं मल्टीपल क्वेश्चन बता रहा हूं कि कितने सारे क्वेश्चन इस पर कवर होंगे। तो आपको थोड़ी देर में पता चला 50 एस्पेक्टों पे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ जैसे आर हमारे पास है, एक्सपेक्टेशन आर, एक फॉर्मूला हमने उठाया और वैल्यू ले ली इसकी a0/2 और 3n² माइनस LL+1। आप क्या करें, इन फॉर्मूलों को याद करने के सिवाय, याद तो करने ही करने, इन पे अप्लाइड क्वेश्चन देखें क्या आने वाला है। आर क्या है? औसत वैल्यू किसकी? पोजीशन की। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो उसका औसत वैल्यू चाहते हैं पोजीशन की कहां है। तो हमें स्टेट पता हो कौन सी स्टेट के लिए चाहते हैं। सपोज किया वो कहता 1s स्टेट के लिए औसत वैल्यू बताइए क्या है, देगा क्वेश्चन में, इस स्टेट के लिए निकालो। और 1s स्टेट को हम बच्चों कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्यों? हाइड्रोजन एटम में n बराबर 1 कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। तो n बराबर 1 और L की वैल्यू 0 हम ले लें और किस फॉर्मूले में रख दें? इसमें रख दें। तो एक्सपेक्टेशन आर कितना बन गया हमारा? अगर आप पीछे के पेपर उठा के देखेंगे, लाइन लग के क्वेश्चन है ये, ग्राउंड स्टेट के लिए एक्सपेक्टेशन आर की वैल्यू कितनी होती है। और अगर इसी क्वेश्चन को एक्सपेक्टेशन 1/r पूछ ले ग्राउंड स्टेट के लिए, ये स्टेट ले रखी है मैंने, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें। कौन सा? 1/n² A0। अब आंसर इसके अंदर 1/A0 होगा। n की वैल्यू को क्या कर दें? 1 रख दें। ये ग्राउंड स्टेट के लिए हो गया। 2 क्वेश्चन हो गए इसी पे। देखो बच्चे कैसे गलती करते हैं। गलती ऐसे करते हैं कि वो सोचते हैं एक्सपेक्टेशन आर की वैल्यू 3a0/2 है और ये हमारा उल्टा हो गया, तो 2/3a0 भी एक आंसर में मिलेगा। गया क्वेश्चन। ये नहीं करेंगे आप। 1/a0 आंसर है। a0 क्या है? यहां कभी बाद में यही कहने लगो कि सर a0 की ना पता हमें तो क्या है, ये बोर रेडियस है। अब आपने ग्राउंड स्टेट, ये आ चुके हैं दोनों क्वेश्चन, ये कंप्लीट की दुनिया के हॉट क्वेश्चन बने हुए हैं। एक में लगातार कहता हूं हॉट क्वेश्चंस वो होते हैं जो लगातार डिमांड में चलते हैं, जिन पर आते ही रहते हैं क्वेश्चन, रेगुलर पूछे जाते हैं। ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेशन आर, बहुत ज्यादा बार। ये भी पूछा जा चुका है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बार पूछा है। अब इस पे स्कोप क्या है? फर्दर स्कोप देखो। फर्दर स्कोप देखो, इसके ऊपर यह है कि ये तो दोनों पूछे जा चुके। अब इस पे क्या कह सकता है? ग्राउंड स्टेट की बजाय फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का ही, हाइड्रोजन एटम के लिए। ये सब फॉर्मूले हाइड्रोजन एटम के हैं। कभी बाद में क्या कहने लगो, कहीं भी अप्लाई करके बैठो, ऐसा मत करना। ये हाइड्रोजन एटम के ही हैं सारे। क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन पोजीशन निकालेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर में तो 0 आएगा, पार्टिकल इन बॉक्स में L/2 होगा। सो गए क्या? तो सब में ऐसा ना कि सब में लगा दो, सबकी फिजिक्स अलग अलग होती है। बच्चों ने कहा एक्सपेक्टेशन आर का फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा था, वो कहीं भी जा लगाया, कहीं नहीं लगा सकते, ये हाइड्रोजन पे लगेगा। तो यहां पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहां शुरू होगी बच्चों? और फिर SES पूछ सकता है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब, अरे यही तो चलेगा, 1s 2s 2p। उससे आगे की स्टेट की तो लेनी है। मैं एक के लिए कराए दे रहा हूं, आगे के लिए तुम तैयार रहो। उसके बाद 3s 3p 3g स्टेट लिख सकता है, या फिर स्टेट ना लिख के वैसे पूछ ले। ग्राउंड स्टेट में नहीं है पार्टिकल, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो 1s से उसे 2s में भेजना।
फिर 2p में भेजना। जबरदस्ती भेज रहे हो, खुद नहीं जा रहा। क्यों जी? खुद नहीं जाता, खुद तो ग्राउंड स्टेट में ही रहता है। तो यहाँ पे क्या कर दो, n की वैल्यू को 3 रख, n की वैल्यू को 2 ले लो, l की वैल्यू को 0 ले लो, इस फॉर्मूले में पुट कर दो जाके, आ गया आंसर। कोई जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट एक्साइक स्केक, सेकंड एक्साइक स्केक का 2s स्केक में पूछ लेगा एक्सपेक्टेशन r, एक्सपेक्टेशन 1/r निकालो। तो एक्सपेक्टेशन 1/r तो आ गया 1/4a0, एक्सपेक्टेशन 1/r। क्यों? इस फॉर्मूले को यूज करोगे। और क्या वैल्यू, एक्सपेक्टेशन r की वैल्यू को, n की वैल्यू को यहाँ 2 रख दो, l की वैल्यू को 0 रख दो। क्यों जी? कितनी आ गई वैल्यू? 6a0। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि एक्सपेक्टेशन r की वैल्यू 6a0 है, कहता है बताइए इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में है, तो वहां पे ऐसा आंसर दे देगा 1s में है, 2s में है, क्यों जी, 2p में है, 3s में है। बन गया क्वेश्चन। हर समय तैयार रहो क्वेश्चन बनाने और क्वेश्चनों को सॉल्व करना, हमें ऑल द टाइम आना चाहिए। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे उन्हें हैंडल करते हैं। जब मेरा 1 घंटा पूरा हो जाए तो बता देना। हाँ, तो अभी चल रहे हैं, तो 1 घंटे की बनाएंगे पूरी। इजी क्वेश्चन, इस पे इजी क्वेश्चन, इसके इजी क्वेश्चंस में क्या होगा, इजी क्वेश्चंस इसी पोर्शन पे कहेगा एक्सपेक्टेशन आर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन, क्या देगा आंसर में, एन पर, बी, एल पर, सी, एन एंड एल बोथ, डी, एन एल एम एल। आंसर इजी क्वेश्चन। कहता है एक्सपेक्टेशन 1/r डिपेंड्स अपॉन। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। कैसे कि कहता है इलेक्ट्रॉन की औसत पोजीशन वैल्यू किन किन फैक्टरों पर निर्भर करती है, एन पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। अब कहता है एक्सपेक्टेशन आर की किस पे करती है, आंसर देगा एन पर, एल पर, एन और एल बोथ पर, और एन एल और एम एल पर। क्या किस पे गई, पहुंचे, ये इजी हो गए। लेकिन ये भी जब इजी हुए जब हमें फॉर्मूले पता है, ना पता तो ये भी टपे। अब चलते हैं, ये फोर्थ पोर्शन में कह रहा था। और एक चीज मैं सदा बताऊंगा, 2 ही तरीका के इस पे क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो हमें फॉर्मूले याद हो दोनों, और एक हमें ये पता हो कि ग्राउंड स्टेट 1s से शुरू होती है, फिर n=2 में जाता है पार्टिकल, उसमें 2 में भी 2s 2p स्टेट होती हैं, फिर उसके बाद में n=3 स्टेट होती है, 3s 3p 3p से होती है। स्टेट देगा और स्टेट देने के बाद में आपसे एक्सपेक्टेशन आर और एक्सपेक्टेशन 1/r पूछेगा, एक क्वेश्चन। एक उल्टा कर देगा, उसने कहा कि एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन एटम में घूम रहा है, उसका एक्सपेक्टेशन 1/r जो है 1/9a0 है, और कहता है आप इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करें। क्या, एक ही चीज दी। अब देखो इस पे मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, क्या क्या पूछ रहा है, कौन सी क्वांटम नंबर में है, फिर एनर्जी बताइए, फिर काइनेटिक एनर्जी बताइए, फिर पोटेंशियल एनर्जी बताइए, फिर एल बताइए, फिर एल जेड बताइए, फिर वेलोसिटी बताइए, सब पूछ लिया। अब मैं, आप मुझसे कहोगे सर इतनी सारी चीजें क्यों कह रहे हो, मुझे क्या पता कौन सा पूछ लेगा, कौन सी बात पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, उसके पास तो लॉट ऑफ चॉइस है। आपको क्या चाहिए, इस फॉर्मूले को सबसे पहले अप्लाई करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन केवल n=3 के लिए संभव है। अब आपका क्वेश्चन शुरू हो गया। जैसे आपको क्वांटम नंबर n पता चला 3 में है, तो एनर्जी आपकी कौन सी आ गई, -13.6
अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आएगी? -1.5। देखो कितनी बनी, 51 या 53? 9 से नहीं डिवाइड कर पा रहे 13.6 को। 51। यस, ये तुम्हारे पास एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो इतनी प्लस की कर दो, पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है तो इसकी वैल्यू को ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दो। एल पूछता है तो एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू कितनी हो जाएंगे? स्मॉल एल 0, 1, 2, तो कैपिटल एल पता चल जाएगा, √LL + 1 एच कट से। कर दूं पूरा? ये एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी उतनी क्या कर दो, प्लस की कर दो, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी की ट्वाइस कर दो, कितनी हो गई? 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वेलोसिटी कितनी कर दोगे? c/137 मल्टीप्लाई, इसको c/137 और 137 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। c/137 n होता है ना, z की वैल्यू को क्या रख दो। और l कैसे निकालोगे? n 3 है तो l की वैल्यू कितनी होगी? 3, 0, 1 और 2। तो कैपिटल L कैसे निकालोगे? कितना हो गया? 0 √2 एच कट। क्यों जी? और L की वैल्यू अगर 0, 1, 2 हो गई तो ml निकाल लो। इसके लिए 0, इसके लिए 1, 0, -1, इसके लिए 2, 1, 0, -1, -2। LZ नहीं निकाल पाओगे, ml एच कट होता है, पुट कर दो। ml की वैल्यू 0 तो यहाँ 0, एच कट 0 - एच कट, चले कहां से थे, पहुंच कहां गए? चले थे एक्सपेक्टेशन 1/r की वैल्यू से और निकाल डाले सब कुछ। कर पा रहे हो? अब मुझे नहीं पता कि यही वैल्यू देगा, हो सकता है वो क्वेश्चन में कह दे कि एक्सपेक्टेशन 1/r की वैल्यू 1/16 A0 है। अब आप ये n बराबर 4 लेना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन 1/r 1/n² A0 होता है। तो n की वैल्यू 4 हो गई। अब 4 के लिए सॉल्व करोगे सारा क्वेश्चन, बन गए फ्यूचर क्वेश्चन। क्या कहा मैंने? एक्सपेक्टेशन 1/r की वैल्यू को लेकर चला और फिर क्वेश्चन क्रिएट कर लिए। ऐसी एक्सपेक्टेशन आर ले लूंगा, जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन आर, पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, औसत वैल्यू 3A0/2 है। बताएं इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में, ग्राउंड में है, फर्स्ट एक्साइटिक स्टेट में, सेकंड में है, थर्ड में है। इसी क्वेश्चन में कह सकता है, इसी क्वेश्चन में कह सकता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में है। तो n बराबर 1, 2, 3, 4 ऐसे लेकर चलो। n बराबर 1 ग्राउंड स्टेट, n बराबर 2 फर्स्ट एक्साइटिक स्टेट, n बराबर 2 सेकंड एक्साइटिक स्टेट, 3 ऐसे चलती है ना। n बराबर 1 ग्राउंड स्टेट, n बराबर 2 फर्स्ट एक्साइटिक स्टेट, n बराबर 3 सेकंड एक्साइटिक स्टेट, ऐसे चलती हैं। तो n बराबर 3 में तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? सेकंड एक्साइटिक स्टेट। ऐसे पूछ लेगा। जब आप n से तय कर रहे हैं, ध्यान दो मेरी बात है, इसमें भी अंतर है। यहां केवल आप n के आधार पर तय कर रहे हैं। फिर n में अगर वो n को सब पार्टों में लेता है, जैसे क्या कहता है, n बराबर 1 तो 1s हो गई, फिर n बराबर 2 2s 2p हो गई। तो फर्स्ट एक्साइटिक स्टेट फिर 2 पार्ट्स में बट गई, ये 2s में गई और फिर 2p में गई। तो 2s के बाद 2p है। तो अगर यहां से लोगे 1s 2s 2p से लेके चलोगे तो ऐसे बांटते चलोगे। लेकिन जब क्वांटम नंबर पर तय कर रहे हो, क्वांटम नंबर आधार है, तो वहां sp स्केक नहीं लोगे, फिर तो n आधार है ना, n से तय कर रहे हो। दोनों चीजों में अंतर है। एनर्जी के ऑर्डर में ऐसे चलते हैं, पार्ट जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे भरे जाते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3p ऐसे जाते हैं। तो ये बढ़ता हुआ एनर्जी ऑर्डर है। लेकिन जब n से तय कर रहे हो,
एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, तो एन बराबर 1 ग्राउंड स्टेट है, एन बराबर 2 फर्स्ट एक्साइट स्टेट है, एन बराबर 3 सेकंड एक्साइट। वो अलग बात है, फर्स्ट एक्साइट स्टेट भी सब पार्ट्स में बटी हुई है। यस, वो ऐसे ही चलेगा फिर आगे। तो यहां तक पहुंचे होगे तो मुझे बताओ, नहीं पहुंचे तो जल्दी से बताओ क्या चीज समझ नहीं आई। ये फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चन है इस तरीका के, ये तो इजी क्वेश्चन थे। कैसे कैसे क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, कैसे क्वेश्चन बनाता है वो सब सिखा रहा हूं तुम्हें, ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन। अगर मुझसे पूछा जाए सबसे इजी क्वेश्चन सर बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, तो मैं कहूंगा सबसे इजी बनेगा कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें कौन सा पोलोनोमियल यूज होता है, लेगारे पोलोनोमियल। और तुम यकीन ना मानो, अगर हिंदुस्तान में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 60 से 70% बच्चे तो ये कहेंगे पता ना कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, कहाँ से आया था, जबकि आया कहीं नहीं है, बहुत इजी है। अब लीजेंडर पे नहीं चल रहे, अभी तो हमने एक पकड़ रखा है। क्या अभी हम केवल रेडियल पार्ट के सॉल्यूशन पे हैं। अभी ये मत सोचना रेडियल पार्ट के सॉल्यूशन को हमने फर्दर बढ़ाया है। अभी हमने दो के एप्लीकेशन लिए हैं, एक ये और एक ये, इसी के तो किए हैं। अभी ये दोनों और चलेंगे, इन दोनों के साथ साथ ये सॉल्यूशन पर अलग क्वेश्चन चलेंगे, इस सॉल्यूशन पर अलग चलेंगे, इन पर अलग चलेंगे। आपको पता है क्या करना होता है? अगर मुझसे कहो कि सर सिलेक्शन कराओ और ऐसा करा दो कि इससे ज्यादा शॉर्टकट कुछ ना हो, तो पता मैं क्या कहूंगा? सबसे शॉर्टकट बताता हूं तुम्हें। सब फॉर्मूलों को एक सामने रख लो, टॉपिक के जितने के डिस्क्रिप्शन समझ सकते हो उनके समझ लो, नहीं समझ पाते हो कोई बात नहीं। लेकिन आपके पास एक चॉइस नहीं होगी। क्या फॉर्मूले आपने लिख लिए, आप ये ना कहें कि फॉर्मूला आपने लिखा आपको यही पता ना है, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, ये यहाँ पे जो ए नोट यूज हो रहा है वो बोर रेडियस है, ये यहाँ पे जो एल यूज हो रहा है वो हमारा लेगारे पोलिनोमियल यूज हो रहा है। ये अगर हमें नहीं पता तो फिर हमें नहीं पता। हमें साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि जब हम देखो ये यूज कर रहे हैं, दिस वन, ये एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, तो के यहाँ पे जो होगा, के का मतलब एन प्लस एल हो जाएगा। तुम्हें तो यही ना पता चला होगा कि इसका फायदा क्या हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि के क्या है, तो के यहाँ एन प्लस एल है, ये रहा देखो। और ये कैपिटल एन क्या है? 2l+1, बन गया क्वेश्चन। और आर जो यहां आर यूज करोगे उसकी जगह पर आएगा 2r/n0। ये है कहानी। फिर से समझाऊं? चुप गए। जो तुमने ये नहीं सोचा कि ये इनकी क्या जरूरत पड़ी सर, ये नहीं सोचा कभी, इसकी यहां जरूरत पड़ेगी है। यहां अगर उस यहां से कंपेरिजन करोगे तो के की वैल्यू तो हो जाएगी रिजल्ट में n+l, और n की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2l+1 होगी। जैसे देखो ऐसे कह दिया उसने कहा कि एक पार्टिकल L21 स्टेट में है, जैसे यहां ऐसे दे दिया, तो पता है क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? अब ये कहता है ऐसे दे दिया। अब बच्चों से क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कहां है, उसकी एनर्जी कितनी है, उसका एल क्या है। तो आपको यहां n+l की वैल्यू को तो 2 रखना होगा, और 2l+1 की वैल्यू को क्या रखना होगा? 1। एल की वैल्यू कितनी हो गई? 0। और एन की वैल्यू कितनी हो गई? अब क्वेश्चन बना लो कितने इस पे। पूछता कैपिटल एल बताओ, एनर्जी बताओ, ये बताओ। और मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को कंपटीशन की दुनिया में पूछ लूं, इसी क्वेश्चन को, तो पता नहीं कितने बोल्ड हो जाएंगे। कहेंगे जब कहां से पूछ लिया, क्या क्वेश्चन आया था। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, होता कुछ नहीं, लेकिन बच्चे क्या बना देते हैं उसी क्वेश्चन का, उसका बना देते हैं शोर काट के, पता ना क्या पूछ लिया एग्जामिनर ने, तो जाफत आ गई थी। क्यों? उन्हें पता ही ना है, यही पता ना है कि इसका मतलब क्या है, उन्हें यही पता ना इस फॉर्मूले को यूज क्यों कर रहे हैं, इस फॉर्मूले का क्या यूज है। सबके यूज है, सबके यूज है। पहुंचे? बाकी अब क्वेश्चन इस पर शुरू हो ही जाएंगे, तो मैं पता ही है क्या पूछ लूंगा मैं। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी, कैपिटल एल, एल जेड्स, कुछ भी पूछ लूंगा।
क्वेश्चन क्रिएट करना सीखो, क्वेश्चन ही तो है। और पता है केवल और केवल एक ही कंसेप्ट इसमें काम कर गया, और कुछ जरूरत ही नहीं थी। यहाँ n+l होता है तो n+l की वैल्यू यहाँ 2 हो गई, और यहाँ ऊपर 2l+1 होता है, इसका मतलब यहाँ 1 हो गया। इससे कंपेरिजन की, n और l की वैल्यू निकल गई, उससे जो कुछ निकल सकते हैं उन्हें निकाल डालो। क्या कैसे बना दूंगा क्वेश्चन? कहूंगा वेव फंक्शन के रेडियल पार्ट की जो वैल्यू थी उसमें देखा गया सॉल्यूशन के अंदर लेगारे पोलिनोमियल यूज हो रहा था, और इस तरीका से यूज हो रहा है। अब उसमें पूछ लिया मैंने, एनर्जी बताओ, एल बताओ, कैपिटल LZ बताओ। सीख रहे हो बात? कई बार यहां पे कुछ वैल्यू लिख देगा, यहां से वैल्यू दे देगा। उसने कह दिया कि यहां पे वैल्यू जो थी वो यहां वैल्यू आ रखी है 2r/3a0। क्या ये पॉसिबल है? देखो पहले पॉसिबल है या नहीं है। क्या आप लिख भी सकते हैं ऐसा 2r/na0? तो यहां पे नहीं लिख सकते, इस कंडीशन को अभी नहीं कर सकते, लेकिन देखो ये कर सकते हैं। अब क्या कहेगा वहां? 4 कॉम्बिनेशन यहां बना के लिख देगा कि 2r/a0, 2r/2a0, 2r/3a0, 2r/4a0, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन वैलिड है। फ्यूचर के यहां L21 तो दे दिया, इसके अंदर क्या दिया? लेगारे पोलिनोमियल, यहां पे 2 लिख रखा है, यहां 1 लिख रखा है, और यहां जो टर्म्स लिख रखी है यहां, वहां पे 4 अल्टरनेट दे दिए। 2r/a0 लिख रखा है इसके ब्रैकेट में, 2r/2a0 लिख रखा है, 2r/3a0 लिख रखा है, 2r/4a0 लिख रखा है। और आपसे क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा वैलिड सॉल्यूशन हो सकता है। तो आपको पता क्या हुआ? पहले L21 से यहां से n+l की वैल्यू को 2 रखोगे, 2l+1 को 1 रखोगे, उसके बाद n और l के लिए सेटिस्फाई करोगे, और यहां आपको ये भी पता होगा 2r/na0 होता है इसके ब्रैकेट में। तो 2r/na0 में जब n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो ये पॉसिबल हो गया, बाकी नहीं हो पाएंगे पॉसिबल। कैसे इजी से क्वेश्चन शुरू करें, कैसे उन्हें टफ बनाएं, आपको आना चाहिए। हर चीज का एक मतलब होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उन मतलबों पर सोचते ही नहीं। कब सोचते हैं? जब पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन आते हैं, लोग सोचते हैं यार ये आया तो था पर हमने जब क्यों ना सोचा था। हो गया? तो चलता रहेगा सॉल्यूशन इस वीडियो में जो मैं डिस्कशन दे रहा हूं। अब तक जो मैंने आपके सामने चीजें रखी हैं उनमें पूछ सकते हैं कुछ, अगर किसी के माइंड में कुछ चल रहा है। किस पे चल रहा है लेक्चर पूरा का पूरा? हाइड्रोजन एटम अप्लाइड प्रॉब्लम्स और फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चंस। ये आई नहीं है, ये आई नहीं है, ये मैं तुम्हें आगे की दिशाएं दे रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन ये दिशा दे रहा हूं कि यहाँ आएंगे। कैसे आएंगे, कैसे बनाओगे, कैसे सॉल्व करोगे। जब एल के ब्रैकेट में सफिक्स में नीचे और ऊपर लिखा हुआ होगा, उससे हमें क्या पता चलेगा? उससे ही हमें पता चलेगा एन की वैल्यू क्या है, उसी से पता चलेगा एल की वैल्यू क्या है, उसी के चलते पता चलेगा। कई बार हमसे ऐसे कह देगा, कुछ नहीं देगा, केवल इतना कह देगा एल लैग्रांजियन पोलिनोमियल में एक्स और वाई, यहाँ पे लिख लेगारे पोलिनोमियल में ये लिख दिया कि यहाँ पे एक्स और वाई है, और यहाँ लिख दिया 2r/ जो वैल्यू है 3a0 है। क्या दे दिया? 2r/3a0। और कहा अब इस केस के अंदर एनर्जी बताइए। तो ये यहाँ पे कुछ एक्स वाई कुछ भी लिखा है, यहाँ हमें पता है कि इसके जो सफिक्स में लिखा जाता है, मीन्स ये जो फंक्शन है वो 2r/3a0 का है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो गई, और 3 के लिए सॉल्व कर दो क्वेश्चन। इससे कंफ्यूज भी बिल्कुल मत होना, कंफ्यूज भी करता है पेपर, करना मत। आपको पता होना चाहिए सफिक्स में जो आती है वैल्यू 2r/na0 है। पता मैंने क्या किया? अगर तुम नहीं समझे बात को तो समझाता हूं तुम्हें। मैंने क्या करता जा रहा हूं, एक काम करता जा रहा हूं। ये टर्म उठाई, इस पे क्वेश्चन बना दिए, ये टर्म उठाई, इस पे क्वेश्चन बना दिए। इस पे आ चुके हैं, इस पे मैं सोच रहा हूं कहाँ आएंगे। इन पे आपने सोचा सर इन दोनों पे ही आएंगे, तो मैं कहूंगा इन दोनों पे क्यों सोच रहे हो?
इस पे भी आ सकता है। क्या कहता है, टर्म्स में कह दिया कि 2r/3a0 स्क्वायर सॉल्यूशन में आ रहा है, 2r/3a0 स्क्वायर आ रहा है सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब यह है कि इससे कंपैरिजन करनी है फिर इससे, और बाकी टर्म ऐसे ही लिख देगा यहां। तो यहां से 2r/3a0 स्क्वायर आ रहा, तो l की वैल्यू 2 हो जाएगी, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, उस पर क्वेश्चन बना लो। समझ रहे हो, ऐसे चलती है फिजिक्स। कैसे चलती है, जो एक्सप्रेशन सामने रखे होते हैं उन्हीं में क्वेश्चन छिपे होते हैं। हम क्या करते हैं, सोचते ही नहीं, हमारे लिए तो इनकी कोई महत्ता है नहीं। एग्जामिनर यहीं से महत्ता पकड़ता है, क्वेश्चन बना बना के शुरू कर देता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे जो बेस्ट अप्लाइड प्रॉब्लम, फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चन, इस पर चलते रहेंगे। चाहूँगा मैं हाइड्रोजन एटम पे बहुत सारे एस्पेक्टों पे क्वेश्चन बताने, क्योंकि एक लगातार हॉट टॉपिक बना रहता है कॉम्पिटिटिव दुनिया में। और आप ये ना सोचें कि क्वेश्चंस के स्कोप खत्म हो जाएंगे। जब आप ये सोचना शुरू कर दें कि अब सर यहाँ नहीं बचा, तो मैं भी 10, 20, 50 क्वेश्चन फिर मैं क्रिएट करके बताऊंगा कि अभी भी स्कोप है। सब चीज़ें यही होती हैं, लेकिन इन पर अप्लाई हम सोचते नहीं। सब में अप्लाइड प्रॉब्लम छिपी होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।